नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज। और यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा बिल्कुल रियल क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप भी जानते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज जो प्रश्न पत्र आपके बीच में साझा करने वाला हूँ वो 2019 का प्रश्न पत्र रहने वाला है, इसलिए जो क्वेश्चन आपको आए वो तो ठीक है, जो ना आए एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करते चलिए और उसका रिवीजन लगातार करते रहिए। और उत्तर प्रदेश बीएड में आपके जीके के अगर ऐसे करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, इस बात को समझकर चलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इस वीडियो को मिलता रहेगा इस सीरीज का। दोस्तों, एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन 4 है, हॉब्स, जे.एस. मिल, ए.एच.जे. लास्की या फिर डी ईस्टन। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या है। ए मत सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.जे. लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि कानून संप्रभु का आदेश है, यह कहा है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा है। हॉब्स ने, बोंदा ने, ऑस्टिन ने या फिर बेंथम ने। दोस्तों, आपका जो पेपर होता है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछते हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछते हैं। यही थोड़ा सा अंतर होता है आपके पेपर में और जो पेपर पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न से आते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, इसलिए आपको ये थोड़े कठिन लग सकते हैं। तो देखेंगे कि कानून संप्रभु है, यह आदेश है, यह कहा था किसने, आपके ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि फांसीवाद से उदय होता है। फांसीवाद से उदय होता है, यह आपका उदारवादी, लोकतंत्र, उग्र राष्ट्रवाद या फिर व्यक्तिवाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फांसीवाद होता है इसे क्या उदय होता है, तो इसे उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, इसे उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि राज्य को विश्व की आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है। राज्य को, जो राज्य है ये विश्व की आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है। कॉन्ट ने, हीगल ने, बर्क ने या फिर बोन्साके ने। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ जाते हैं और ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप अगर प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन रख के जाते हैं तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा, क्योंकि आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमने भी देखा, क्योंकि आप भी जानते हैं कितना बड़ा सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए पेपर वाले भी जानते हैं, इसलिए वो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या करना है, याद कर लेना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बर्क ने। जो बर्क साहब हैं इन्होंने राज्य को विश्व की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि यह किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का अधिकार है। राजा जो है इसको प्रजा पर शासन करने का अधिकार है। प्लेटो ने, बोंदा ने, हॉब्स ने या फिर ग्रीन ने। तो किसने कहा ये आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जाएगा कि हॉब्स ने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं। समाजवादी राज्य को मानते हैं एक आवश्यक बुराई, एक अनावश्यक बुराई, एक दैवीय संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई। तो बताएंगे कि जो समाजवादी है ये समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं, एक सकारात्मक इकाई है। जहाँ पर समाजवाद है, आप समाज में लोग बैठते उठते हैं, समाज में लोग अपनी बात रखते हैं, जो समाजवादी राज्य है इसको एक सकारात्मक इकाई, अच्छाई कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान भाग किस में है, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में या फिर भाग 9 में। तो बताएंगे कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और भाग 9 के ए में, मतलब कह सकते हैं भाग 9 के क में आपके नगर पालिका का उल्लेख है। इस बात को भी नोट करिए, दोनों परीक्षा में आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है। संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, 500, 552, 505 या फिर 560। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 552 क्या है दोस्तों, संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्य जो सभा है इसका पदेन सभापति कौन होता है। तो पदेन सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसमें कौन है, तो इसमें वकैया नायडू
क्या है दोस्तों, वेंकैया नायडू क्या है आपके इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य मतलब समझते हैं कि 3 सदस्य में से 1 सदस्य प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं आपके निकलते रहते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। समझ रहे हैं नहीं, जैसे मतलब कि इनका कार्यकाल जो होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन होता क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में जिनका 6 साल पूरा हो जाएगा वो बाहर निकल जाएंगे और नए आ जाएंगे। तो अब अगला जब 2 वर्ष आएगा तो फिर उसमें से कुछ निकल जाएंगे, फिर अगले आ जाएंगे, फिर जब 2 वर्ष बीतेगा तो फिर जो 6 वर्ष जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है वो निकल जाएंगे, 6 वर्ष कंप्लीट हुआ है। अब जो पहले आए थे उनका भी 6 वर्ष हो गया तो अब वो निकलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता रहता है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं आपके निकलते रहते हैं, और इसलिए कभी सभा आपके भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा के बारे में ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करके चलेंगे। क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करता है। उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63 में। संसद का कहाँ पर है, तो संसद का है आर्टिकल 79 में। ये आर्टिकल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अभी तो आपने क्या पढ़ा, अभी तो आपने पढ़ा कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो हमने पढ़ा कि पीएम की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करता है। अब आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बताएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। और अब जो राज्यपाल होता है वो आपके सीएम की नियुक्ति करता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो मुझे नहीं लगता इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। और आपके उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मतलब कि उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो आपके लखनऊ में स्थित है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें कितने 80 हैं। अच्छा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की सीटें हैं 31। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की और विधान परिषद की, तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीट है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, विशेष रूप से याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे उठाकर पूछेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो क्वेश्चन आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये सारे रियल क्वेश्चन हैं, मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ये क्वेश्चन रियल हैं, तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 3 बैठकें आपके इंपॉर्टेंट होती हैं। एक 9 दिसंबर को होती है प्रथम वाली, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर को होती है और तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर को। और इसी 13 दिसंबर की आपकी बैठक में क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं। क्या, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, 13 दिसंबर को उन्होंने ही आपके प्रस्तुत किया था। अभी देख लीजिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब, 1946 ईस्वी के। इसमें आपके सच्चिदानंद को आपके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था इस पूरी संविधान सभा का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया। मौलिक जो कर्तव्य हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कुल 11 हैं, आप जानते हैं। ठीक है, कुल 11 हैं। या किस देश से ग्रहण किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, सोवियत संघ रूस से या फिर ब्रिटेन से। तो बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सोवियत संघ रूस से जो है दोस्तों, यह आपके मौलिक कर्तव्य आपके ग्रहण किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं आपके भारतीय संविधान के भाग 4 के क में। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 52 के क में किसका उल्लेख है, आपके मौलिक कर्तव्य को उल्लेख है। कुल 11 हैं, कुल 11 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि किस देश में सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण समझ रहे हैं, पुनर्जागरण मतलब जैसे अगर कोई काम कर रहा है, कोई बुरी तरीके से आपके ऊपर शासन कर रहा है तो आप पुनर्जागरण मतलब होता है कि उसके प्रति विरोध करने की जो भावना जाग जाती है, जिसको पुनर्जागरण। जागरण हो गया पुनः से, समझ रहे, जैसे भारत का पुनर्जागरण हो गया था 1857 ईस्वी में, सभी लोगों ने आपके अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया। उस प्रकार से पूछ रहा है कि किस देश में सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। तो पुनर्जागरण जो होता है दोस्तों आपकी इटली से प्रारंभ होता है, इटली से प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखेंगे। पुनर्जागरण का एक अर्थ ये भी होता है कि आप समाज में परिवर्तन आए, इसके लिए पुनर्जागरण होना, तो इटली से शुरू होता है। समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस देश का नागरिक था। जो शेक्सपियर है ये किस देश का नागरिक था। अंग्रेजी का बहुत बड़ा ज्ञाता है, आप जानते हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं शेक्सपियर साहब। ये किस देश के नागरिक थे, तो इंग्लैंड के थे। कहाँ थे, इंग्लैंड के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि रूसो कौन था। रूसो दोस्तों फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। पहले आप जान लीजिए कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे संबंधित है रूसो। कई सारी क्रांतियों में रूसो, जैसे रूस क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसी प्रकार से रूसो की बात करते हैं तो वैज्ञानिक था, लेखक था, कवि था या फिर दार्शनिक था। तो रूसो एक प्रकार का दार्शनिक था, फ्रांसीसी क्रांति से के समय का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आपसे पूछ रहा है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का मतलब औद्योगिक क्रांति मतलब कि जो के औद्योगिक मतलब आप समझ ही रहे हैं मुझे क्या बताना है। ये कहाँ पर हुई थी, रूस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर अमेरिका से। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति हुई थी सर्वप्रथम। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है जो मील वगैरह नहीं लगते हैं उसमें क्रांति आना, मतलब कुछ जैसे चाय की मील लग रही है, जैसे आपके चीनी की मील लग रही है, ऐसे अलावा जो मील मतलब लगते हैं उसमें क्रांति होना, उसमें क्रांति होना मतलब उसमें बढ़ोतरी होना। जैसे हरित क्रांति आई थी तो कृषि में बढ़ोतरी हुई थी, उसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति आती है तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। ये इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बोस्टन चाय पार्टी घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है। बोस्टन चाय पार्टी जो घटना है ये किस देश की क्रांति से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका से है। कहाँ से है, अमेरिका से है बोस्टन चाय पार्टी घटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, यहाँ पर आप बहुत परीक्षा में पूछ लेते हैं कई बार। तो अमेरिका में बोस्टन चाय पार्टी घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि हिटलर का संबंध किस देश से है। हिटलर के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, याद कर लीजिए कि जो सुभाष चंद्र बोस साहब थे, सुभाष चंद्र बोस साहब, इनको नेताजी की उपाधि किसने दी। इनको नेताजी कहा जाता था ना, तो इनको नेताजी की उपाधि किसने दी, तो इनको नेताजी की उपाधि आपके हिटलर साहब ने ही दी थी। हिटलर साहब आपके 1945 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और हिटलर की बात करते हैं तो ये आपके जर्मनी से थे। कहाँ से थे, आपके जर्मनी से। जर्मनी में एक नहर बहुत पूछी जाती है, कील नहर किस देश में है, तो कील नहर आपके जर्मनी में है, जो उत्तरी सागर और आपके इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, ठीक है। तो कील नहर अगर पूछ ले तो जर्मनी से ही संबंधित है हिटलर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी रूसी क्रांति से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, 1908 में, 1912 में या फिर आपके 1915 में या फिर 1917 में। तो रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य इसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, अल्मीडा, कोलंबस या फिर वास्को डी गामा। आप जानते हैं जो वास्को डी गामा था ये प्रथम यात्री था, ये आपके प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। कब आया था, 1498 में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, समझ रहे हैं ना, वास्तविक संस्थापक, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बुकर्क। वैसे ये वास्तविक पूछ रहा है, अगर पूछे कि संस्थापक कौन था, मतलब कि आपके पुर्तगाली साम्राज्य का ये वास्तविक संस्थापक कर सकता है किसने, बहुत मजबूती प्रदान कर दी अल्बुकर्क ने, और ये वास्तविक आपके वायसराय भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। प्लासी का वर्ष, ये बहुत बेहद क्वेश्चन है। बेहद का अर्थ होता है कि इतनी बार ये पूछा गया कि सब लोगों के जुबान पर है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में। कब, 1764 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछ लिए गए, जिससे आपको यह करना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने, आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि एक प्रश्न पत्र में हम 25 क्वेश्चन हल करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वीडियो आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे, लगातार आपको बीएड की तैयारी यहाँ पर कराई जाती रहेगी, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1875, 1828 में, 1882 में या फिर 1833 में। पहली बात तो जान लीजिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने। किसने, आपके अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि थी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किए थे और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इनके सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो सती प्रथा था इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1875 में, 1828 में, 1882 में या फिर 1833 ईस्वी में। ये आज का हमारा
24वां क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से या फिर देव समाज से। जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन आपके स्वामी विवेकानंद ने बनाया था 1897 में शायद। हाँ, देव समाज फिर है। ब्रह्म समाज की बात करते तो भी आपको बताया कि इसका संबंध आपके राजा राम मोहन राय से है, ठीक है, राजा राम से है। और आर्य समाज का संबंध है आपके दयानंद सरस्वती से, दयानंद सरस्वती से। और जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनकी ही पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज से। किससे? आर्य समाज से। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कि अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? सिसली नुमानी, मिर्जा गुलाम अहमद, वली उल्लाह, मोहम्मद कासिम नैनोतवी। तो क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल का है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों इसमें से कितने लोग आंसर दे पाएंगे। देखते हैं कि कौन है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा, तो ध्यान से आप आंसर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी इस वीडियो को पूरा देखें उनको धन्यवाद। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आपको ये जो हम जीके जिसकी सीरीज चलाए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आज जो 25 क्वेश्चन हमने किए प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, पूरे 50 क्वेश्चन पूछे गए, तो फिर 25 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो एक वीडियो में 25 क्वेश्चन और सारे रियल क्वेश्चन, और ऐसे करके मैं आपको क्वेश्चन कितना कराऊंगा, आपके कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन करा दूंगा। तो इतनी प्रैक्टिस में करा दूंगा आप लोगों को कि आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस इस सीरीज को ज्वाइन रखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लिख कर याद करिए, देखिए आपकी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोगों की मांग रहेगी तो इस प्रकार से हिंदी के लिए और इस प्रकार से रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग और हिंदी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो, तो कमेंट करके बताइएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।